पढ़ेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। क्या? अभाज्य संख्या के बारे में। इसे अभाज्य संख्या या रूट भी कहते हैं। रूट संख्या हो या अभाज्य संख्या हो। क्या? रूट संख्या या अभाज्य संख्या। तो पहले समझेंगे कि अभाज्य संख्या किसको कहेंगे। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो केवल एक और स्वयं से कटे, एक से कटे और स्वयं से कटना चाहिए, सिर्फ एक और स्वयं से कटना चाहिए, और किसी अन्य संख्या किसी अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए। जैसे क्या? दो किससे किससे कट सकता है? एक से, दो से, यानी एक से कटना चाहिए, और ये दो तो स्वयं है खुद से कटना चाहिए। और क्या? जैसे तीन किससे कटता है? तीन से और एक से। तो एक से कट रहा और किससे कट रहा? तीन तो ये स्वयं खुद ही संख्या है ना। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? जो संख्या किसे कटे? स्वयं से कटे और एक से कटे, स्वयं से कटे और एक से कटे। जैसे 5 एक से कटता है और स्वयं से कटता है। 7 एक से कटता है, 7 से कटता है। 9 एक से कटता है, 9 से कटता है, लेकिन 3 से भी कटता है। ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? हम क्या बोले? सिर्फ और केवल किससे? एक। तो क्या बोले? जो केवल एक से कटना चाहिए और स्वयं से कटना चाहिए। 9 जो है एक से भी कटता है, 9 से भी कटता है और 3 से भी कट जाता है, इसीलिए अभाज्य संख्या नहीं होता। अभाज्य संख्या के लिए क्या कंडीशन है? एक स्वयं से कटना चाहिए और एक से कटना चाहिए, स्वयं से कटना चाहिए और एक से कटना चाहिए। और इसका एक क्या परिभाषा लिख सकते हैं? एक और परिभाषा, अन्य परिभाषा भी बता सकते हैं। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड करेंगे तो जिसका गुणनखंड केवल क्या हो? एक हो और स्वयं हो। गुणनखंड जैसे करेंगे 2 का गुणनखंड, 2 का गुणनखंड, 3 का गुणनखंड क्या लिखेंगे? 1 गुना 3। 7 का 1 गुना 7। तो अगर इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में डिवाइड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में बांटेंगे, तो इसमें अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या आना चाहिए? एक और स्वयं आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड क्या आना चाहिए? एक और स्वयं आना चाहिए। उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या तो क्या लिखेंगे परिवेश? वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 2 3 5 7 11 13, इसी प्रकार लिखते रहेंगे किसी। मतलब ये सभी का अगर गुणनखंड करके देखेंगे तो एक और स्वयं है। इसके गुणनखंड में क्या आएगा? एक और स्वयं। तो इसका एक और परिभाषा क्या लिख सकते हैं? देखो तो क्या लिखे? वैसी संख्या जिसका केवल क्या हो? 2 गुणनखंड हो, वो क्या? एक और स्वयं आना चाहिए। गुणनखंड में क्या आना चाहिए? एक और स्वयं आना चाहिए। तो इसको आप लोग उतारिए। एक है यौगिक संख्या। इससे पहले बड़े अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या। क्या है? यौगिक संख्या। रूढ़ या यौगिक? रूढ़, इसका नाम क्या है? यौगिक। क्या है? यौगिक। तो इसमें क्या? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो। एक और स्वयं के अलावा तीसरी संख्या विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। इसका और एक नाम क्या है? भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। तो ये अभाज्य, ये क्या है? भाज्य। एक दूसरे का उल्टा है। इसमें क्या है कि स्वयं के अलावा, स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से भी कटना। जैसे 1 4 है, 4 1 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी होगा, और 2 से भी विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? 2 से। तो भाज्य में क्या कहेंगे? तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे से भी कट जाना चाहिए, किसी तीसरे से कट जाना चाहिए, इसे क्या कहेंगे? अभाज्य कहेंगे। भाज्य कहेंगे। क्या कहेंगे? भाज्य। 15 किससे से कटेगा? 1 से, 15 से भी कटेगा, और 3 से, 5 से। तो ये भी क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या में सिर्फ इतना ध्यान देना, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से कट गया तो वो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। अब एक अन्य एक से कट रहा, अन्य 2 से कट रहा, उससे मतलब नहीं है। बस अन्य किसी तीसरे संख्या से कट जाना चाहिए तो वो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। तो जो भी, तो जैसे 9
क्या है 9, 1 3 9, ये सभी से कटता है, एक से भी कटा, स्वयं से कटा और किसी अन्य से कट गया तो क्या कहेंगे उसे भाज्य संख्या। क्या कहेंगे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या में क्या परिभाषा लिखेंगे, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या या किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी किसी विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, उसे भाज्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ क्या परिभाषा लिखे, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी किसी अन्य संख्या से भी कट गया तो क्या कहेंगे भाज्य कहेंगे। क्या कहेंगे भाज्य कहेंगे। जैसे क्या लिख सकते हैं 4 6 8 9 10 12, ये सभी संख्या क्या हो जाएगा, ये सभी संख्या क्या भाज्य संख्या। लेकिन सम विषम इससे उल्टा है, इसमें भी विषम संख्या इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं समझ लेंगे इसको विषम संख्या कहेंगे। विषम संख्या 3 5 7 तो है, लेकिन 9 भी विषम संख्या, क्या 9 अभाज्य संख्या है तो नहीं है। तो ये बात का भी ध्यान देना है, नहीं कि इसको बोल देंगे विषम संख्या। विषम संख्या सम संख्या इससे अलग है, ये भाज्य अभाज्य है, विषम सम इससे अलग है। अब सम में 2 4 8 10 12 तो आता है, क्या 9 आता है तो नहीं। तो ये नहीं क्या यहाँ पे देख रहे हैं सम है तो इसमें सम बोल देंगे, ये क्या भाज्य है, ये क्या भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या कंडीशन होता है, एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे से भी कटना चाहिए, किसी अन्य संख्या से विभाजित होना चाहिए, क्या कहेंगे भाज्य संख्या। आप लोग इसको उतारिए। तो ये लोग दो संख्या पर है, अभाज्य संख्या भाज्य संख्या, दोनों में आप लोग अंतर समझ गए होंगे। क्या अंतर है, इसमें किससे कटेगा, एक से और स्वयं से, एक से और स्वयं से। इसमें एक स्वयं और किसी अन्य, एक स्वयं और किसी अन्य नंबर से कटना चाहिए, इसे क्या कहेंगे भाज्य संख्या। इसे क्या कहेंगे भाज्य। एक और स्वयं से केवल कट गया तो इसे क्या कहेंगे अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे अभाज्य संख्या। अब है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या है सअभाज्य। अब इसका मतलब ये नहीं कि सअभाज्य तो मतलब अभाज्य संख्या ही होगा, इसमें स का मतलब हमेशा पेयर में रहेगा। क्या रहेगा पेयर में रहेगा, उसका उसमें एक कॉमन गुणनखंड क्या होगा एक होगा। कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा एक होगा। जैसे 3 और 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब इसमें मौजूद होना चाहिए और इसमें इसका क्या क्या गुणनखंड उसका 1 गुना 3। इसको क्या लिखेंगे 5 को 1 गुना तो 5, दोनों में क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, दोनों में क्या आना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे 8 और 9 क्या 8 और 9, इसका गुणनखंड क्या आएगा, इसके गुणनखंड में 1 आएगा और क्या आएगा 8 आएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं और 9 को क्या लिखेंगे 1 गुना 3। तो हम क्या बोले इसमें क्या 8 अभाज्य संख्या है नहीं, 8 अभाज्य संख्या है नहीं 9 अभाज्य संख्या, लेकिन इसको सअभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे सअभाज्य संख्या, क्योंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी अगर दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 1। और क्या बोल सकते हैं इसका एचसीएफ अगर 1 हो जाए, दोनों का अगर एचसीएफ निकालने पे कितना आ जाए 1 एचसीएफ कितना आ जाए 1, तो उसी संख्या को क्या कहेंगे उसी सअभाज्य संख्या, उसी संख्या के पेयर को क्या कहेंगे सअभाज्य संख्या। यानी एचसीएफ कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। एचसीएफ कितना आना चाहिए 15 और 14 निकालेंगे तो क्या निकलेगा इसका एचसीएफ कितना निकल जाएगा 1। तो क्या इसमें ये अभाज्य संख्या है 14 अभाज्य संख्या है, दोनों में से कोई अभाज्य संख्या नहीं, लेकिन अगर लेकिन ये दोनों क्या है सअभाज्य संख्या। क्या है इसका एचसीएफ कितना होता है 1। तो वैसी संख्या जिसका एचसीएफ वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ कितना हो 1 निकले उसे क्या कहेंगे सअभाज्य संख्या। यहाँ नहीं कि अभाज्य संख्या से रिलेट नहीं कर लेंगे कि बस अभाज्य संख्या किसमें अभाज्य संख्या होना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। का नाम है सअभाज्य संख्या क्योंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी एचसीएफ कितना है 1 है। एचसीएफ कितना है 1 है। तो वैसी दो संख्या
जिसका HCF केवल क्या हो, एक हो, उसे सहआवाज संख्या कहते हैं। वो एक दूसरे का सहआवाज होता है, वो एक दूसरे का क्या होता है, सहआवाज संख्या होता है। एक दूसरे का क्या होता है, सहआवाज संख्या। जैसे क्या लिखता है, अभी बहुत सारा एग्जांपल भी देखे और फिर से हम लोग देख सकते हैं एग्जांपल। ये सहआवाज संख्या होगा या नहीं होगा, सहआवाज संख्या होगा या नहीं होगा, होगा। तो देख लेते हैं, दोनों का HCF भी निकाल लेंगे। अगर HCF निकालेंगे तो दोनों का HCF कितना आएगा, एक आएगा। HCF निकालने तो पहले ही बता चुके हैं, कौन विधि से, युगल विभाजन परिमेयिका विधि से निकाल सकते हैं HCF। तो ऐसे भी HCF निकालेंगे तो दोनों का HCF कितना आएगा, एक। तो इसीलिए एक दूसरे का सहआवाज संख्या, ये एक दूसरे का क्या है, सहआवाज संख्या, इसे क्या कहेंगे, सहआवाज संख्या। क्या कहेंगे, 15 17 भी सहआवाज संख्या हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 11 13 भी सहआवाज संख्या हो जाएगा। और अभी भी लिखे थे, क्या क्या सब लिखे थे, 3 5 सहआवाज संख्या हो जाएगा, 2 3 सहआवाज संख्या हो जाएगा। और क्या 5 9 भी सहआवाज संख्या हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, सहआवाज संख्या। सहआवाज संख्या मतलब होता है कि दो संख्या जिसका HCF एक हो। ये बात ध्यान रखना, और इसका नाम पे नहीं जाना, नाम कंफ्यूजन करने वाला है। अभाज्य लिखा हुआ, इसका मतलब दो का अभाज्य संख्या नहीं होगा कि दो का अभाज्य संख्या हो तो उसे कहेंगे सहआवाज संख्या। इसमें वैसी दो संख्या जिसका HCF क्या हो जाए, एक हो जाए, सिर्फ एक आना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, सहआवाज संख्या। तो ये आप लोग समझ गए, तो इसको उतारिए। अब हम लोग दूसरा प्रमेय पढ़ेंगे, अंकगणित का मूलभूत या आधारभूत प्रमेय। मूलभूत या आधारभूत प्रमेय दोनों एक ही बात है, मूलभूत या आधारभूत कहीं रहेगा। तो अंकगणित का क्या, मूलभूत प्रमेय या आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे। तो इस प्रमेय में होता है क्या, इस प्रमेय, ये प्रमेय क्या कहता है, और हम प्रमेय का मतलब पहले बता। प्रमेय का मतलब होता है क्या, प्रमेय का मतलब क्या होता है, वैसा कथन जिसकी सहायता से किसी अन्य कथन, वैसा सिद्ध कथन जिसकी सहायता से किसी अन्य कथन को क्या कर सके, हम लोग सिद्ध कर सकते। ये प्रमेय क्या कहता है, ये प्रमेय के बारे में पहले समझेंगे। ये प्रमेय कहता है, अगर कोई यौगिक यानी भाज्य संख्या, कोई यौगिक यानी भाज्य संख्या क्या है, यौगिक, उसी का नाम होता है यौगिक। एक बार लिख देते, बार बार नहीं लिखेंगे दोनों नाम, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या एक ही बात है, ठीक है। तो ये प्रमेय कहता है कि भाज्य संख्या को हम एक ही, अगर गुणनखंड में बांटेंगे तो एक ही रूप में बांट सकते हैं, उसका रूप, उसका में रूप नहीं बदलेगा। जैसे कि अगर हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 भाज्य संख्या है ना, 12 को क्या लिख सकते हैं, 12, ये क्या है, भाज्य संख्या। क्या, कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3। तो ये प्रमेय क्या कहता है, इसको किसी भी भाज्य संख्या अगर अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में बांटेंगे तो वो केवल एक ही रूप का होगा, भले गुना का क्रम बदल जाए। गुना का क्रम कहने का मतलब कि आगे पीछे हो जाए। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, 3 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना। और क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 2। ये क्रम बदले, तरीका नहीं बदला। क्या तरीका वाला, कोई और संख्या लिख सकते हैं। 12 को अगर तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3 ही आएगा, भले आगे पीछे 2 लिखे 3 लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा कोई अन्य संख्या को नहीं लिख सकते। यानी कह रहा है कि वैसा प्रमेय मतलब होता है कि भाज्य संख्या को अगर तोड़ेंगे, भाज्य संख्या को अगर तोड़ेंगे, 24 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 24 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसके अलावा और कोई अभाज्य संख्या गुणनखंड में नहीं होगा कि जो कि 24 को तोड़ सके, जो 24 को तोड़े। तो अब इसको भले क्रम बदल देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रम बदल देंगे, पर रहेगा तो वही सब संख्या ना, रहेगा तो वही सारा संख्या रहेगा। किसी भी क्रम में लिख लेंगे तो वो वही सारा संख्या रहेगा। ये तरीका नहीं बदला, ये क्रम बदला। हम गुना के क्रम को बदल दिए, 2 को आगे पीछे कर दे, 3 को आगे पीछे, ये क्रम बदला। लेकिन इसका तरीका क्या है, इसमें अगर अभाज्य संख्या आएगा तो सीधे देखेंगे, यहाँ भी है तो 3 को 2 है, कितना 2 है, 3 2 है, 1 3 है। इसमें भी वही बात है, चारों वही है, लेकिन क्रम सिर्फ बदल लिए। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यही कहता है, किसी अभाज्य संख्या को अगर किसी भाज्य संख्या को अगर अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो उसका केवल एक ही रूप होगा, उसके कोई और अन्य तरीका नहीं होगा। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पे क्या लिखा गया, केवल एक ही रूप में, केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जाता है। लेकिन क्या, गुणनखंड के क्रम को छोड़कर,
क्या गुणनखंड के क्रम को छोड़कर, क्रम मतलब क्या, अगर उसको आगे पीछे लिख देंगे तो वो रूप नहीं बदलना, वो क्रम बदलना, वो क्या कहलाएगा, क्रम बदलना। तो वही यहाँ ये प्रमेय क्या कहता है, एक ही रूप में बदल सकते, एक ही रूप में व्यक्त कर सकते, दूसरा उसका कोई रूप नहीं है गुणनखंड के क्रम को छोड़कर। अभी जैसा बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे थे और अन्य भी एग्जाम्पल भी क्या सब देख सकते हैं। कोई भी आप भाज्य संख्या लिखेंगे, कोई भी भाज्य संख्या क्या लिख सकते हैं, जैसे क्या 6, जैसे क्या है 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3, और क्या लिख सकते हैं या 3 गुना 2। एक ही बात हो, रूप एक ही बात, 3 2 इसमें भी आ रहा, 3 2 इसमें आ रहा, भले क्रम आगे पीछे कर दिए, क्रम आगे पीछे कर दिए हैं। और क्या लिख सकते हैं हम 15, तो क्या लिखेंगे 3 गुना 5, और इसे क्या लिख सकते हैं 5 गुना 3, दोनों एक ही बात हो, दोनों एक ही बात हो। और क्या लिख सकते हैं 18, क्या लिख सकते हैं 18, और क्या लिख सकते हैं, और बहुत सारा संख्या है जैसे 24, जैसे क्या 24 18 क्या 2 गुना क्या 3 गुना 3, और इसको क्रम बदल के लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 3, तो ये क्रम बदलना होगा। 24 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, अभी लिखे भी थे इसका एग्जाम्पल। और क्या लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2, बहुत सारा क्रम, तो ये क्रम बदलना। तो यही है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है कि अगर इसको एक ही रूप में लिख सकते हैं, एक ही रूप में लिख सकते हैं, भले क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और बताओ कि 15 को 3 और 5 के सिवाय किसी और में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। 18 को 2 गुना 3 गुना 3 तोड़ सकते हैं, नहीं। और यहाँ पे एक बात इसमें आएगा, जैसे हम 18 लेते हैं, क्या 18, तो यहाँ पे एक मेन बात देखना, सिर्फ हम गुणनखंड नहीं लिखे, हम क्या लिखे हैं अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखे हैं। अब इसको कोई आके बोल देगा कि इसको तो ये भी लिख सकते हैं 2 गुना 9, तो रूप बदल गया, क्या हो गया रूप बदल गया। लेकिन नहीं, ये रूप बदलना नहीं, हम यहाँ क्या लिखे हैं अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में। क्या 9 अभाज्य संख्या है, नहीं है, तो अभाज्य संख्या में व्यक्त करने के लिए फिर इसको तोड़ना पड़ेगा 3 गुना 3 में, तो पूरा क्या हो गया 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3। तो अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या में व्यक्त करना, इन्हें क्या 24 को बोल दिए 8 गुना 3, ये 6 गुना 4, तो रूप बदल गया, बोलेंगे 8 गुना 3 रूप बदल गया, नहीं ये गलत तरीका, ये नहीं। इसमें प्रमेय में कहा क्या अभाज्य संख्या, ये भी मेन ध्यान देना है, ठीक है। तो गुणनखंड करने का तो किसी भी तरह से तोड़ सकते हैं हम, 24 को 6 गुना 2 लग सकते हैं, 8 गुना 3 लग सकते हैं, 2 गुना 12 लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं। यहाँ पे क्या कर रहा है अभाज्य संख्या, मेन इसमें फोकस करना है कि अभाज्य संख्या, उसका जो भी गुणनखंड होगा, जो भी गुणनखंड होगा उसमें केवल और केवल अभाज्य संख्या आएगा, केवल और केवल क्या आएगा। जैसे हम देखते हैं 6 में क्या क्या आया उसके गुणनखंड 2 और 3, ये दोनों कौन संख्या है, ये दोनों कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या, दोनों कौन सी संख्या है। 15 में क्या आया 3 गुना 5, कौन सी संख्या 3 और 5 अभाज्य संख्या। और क्या आया 18 में क्या क्या आया 2 और 3 आया, ये 3 2 बार उसी का मतलब, लेकिन ये कौन सी संख्या है दोनों अभाज्य संख्या। इसी प्रकार 24 में 2 और 3 आया, दोनों अभाज्य संख्या। तो ये बात ध्यान देना है कि किसमें तोड़ना है अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है, तभी ये प्रमेय वहाँ पे लागू होगा। नहीं तब हम तोड़ देंगे, ऐसे बोल देंगे कि ये तो अलग अलग रूप का हो गया, तो यहाँ पे कहाँ ये प्रमेय लग रहा, नहीं अभाज्य संख्या में तोड़ना। जब भी गुणनखंड करेंगे किस संख्या में अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, उसमें अभाज्य संख्या आना चाहिए। तो ये सब आपको आप लोग उतारिए इसे। एक प्रमेय थ्योरम क्या है कि यदि कोई अभाज्य P, यदि कोई एक अभाज्य P है, वो क्या है, यदि कोई अभाज्य क्या है P है, Q स्क्वायर को विभाजित करता है, किसको करता है P एक अभाज्य संख्या है, P क्या है एक अभाज्य। वहाँ कह रहा प्रमेय में क्या कर, पहले प्रमेय बढ़िया समझेंगे। P अगर कोई अभाज्य संख्या है तो और वो Q को विभाजित करता है, ये कह रहा है अगर Q स्क्वायर को, Q को नहीं Q स्क्वायर को विभाजित करता है तो P Q को भी विभाजित करेगा। यहाँ कह रहा है कि P Q स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या P Q को भी विभाजित करेगा, ये हमको प्रूव करना है। तो पहले हम समझ लेंगे यहाँ P कोई क्या अभाज्य संख्या है, क्या तो ले लेते कोई भी अभाज्य संख्या, 3 हो गया है ना, 3 ही ले लेते, 3 अभाज्य संख्या है। तो कह रहा है कि Q स्क्वायर को विभाजित करेगा, Q स्क्वायर क्या Q स्क्वायर यानी कोई संख्या का स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो ये किसके स्क्वायर को विभाजित करता है, जैसे क्या किसको विभाजित करेगा, ये मान लेते हैं 225 को विभाजित करा, 225 किसका स्क्वायर है 15 का। कह रहा है कि ये 3 जो है, पहले समझ लेंगे पर में क्या कर रहा है और प्रूफ क्या करना हमको। ये 3 कह रहा है
225 को यानी 15 के स्क्वायर को, 15 को नहीं 15 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ये कर रहा है। ऐसे भी डिवाइड करके देखेंगे इसमें 3 से कट रहा है या नहीं, विभाजित करने वाला डिवाइड करेंगे, कटेगा कटेगा नहीं कटेगा, 75 बार में कट जाएगा। तो यानी 3 से ये 225 कट रहा है, यानी 15 का स्क्वायर 3 से कट रहा है, 15 का स्क्वायर 3 से कट रहा है, कितना बार में 75। तो पर मैं कह रहा है कि पी यानी 3, पी यानी क्या 3, क्यू को, किसको क्यू को, ये जो अंदर में है ये है क्यू, ये क्यू स्क्वायर है, तो ये अंदर में क्या देखिए, जैसे क्यू स्क्वायर है ये पूरा, ये क्या है क्यू, यानी अंदर वाला, यानी 15 को भी विभाजित करेगा। तो चेक करते हैं क्या 15 विभाजित कर रहा है, कर रहा है। ये तो एक में प्रूफ हो गया। तो सभी 2-3 को एग्जांपल लेके पहले हम लोग समझ लेंगे ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये तो आवाज संख्या 3 ले लेते, कोई और आवाज संख्या लेकर के चेक करते हैं। जैसे कि आवाज संख्या क्या ले सकते हैं हम लोग, 5 ले लेते हैं, क्या 5, पी बराबर 5 लेते हैं। पी क्या है, आवाज संख्या। क्यू किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित, यहाँ पहले क्या करा, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी 5 से कटने वाला का ही ना लेना है, ऐसा थोड़ी नहीं करने वाला लेंगे, ऐसा लेंगे जो कट रहा। जैसे क्या 625, क्या 625, क्यू स्क्वायर क्या 625, क्यू स्क्वायर बराबर कितना है 625, किसका स्क्वायर है 25 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है 25। तो क्यू बराबर कितना हो गया 25, क्यू का मान 25 है, लेकिन क्यू स्क्वायर का मान कितना है 625। कह रहा है कि ये पी जो क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो कर रहा ना, भाग लगा देखेंगे तो कर रहा है, भाग लगाएंगे तो कट जाएगा कितना टाइम में 125 बार में। यानी अगर 5 से डिवाइड करेंगे कितना बार में कट रहा है 125 बार में कट रहा थी। ये तो क्यू स्क्वायर कटा, ये क्या कटा क्यू स्क्वायर। अब चेक करेंगे क्या क्यू कट रहा है, क्या क्यू कट रहा है। तो चेक करते हैं क्यू का मान कितना 25, ये 625, ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये क्या है क्यू का मान है, ये क्यू स्क्वायर है 625, तो क्यू का मान कितना 25 और पी कितना 5 कट रहा, कट गया ना। यही प्रूफ करना है। एक ऐसे अगर क्लियर नहीं होते एक और एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं। एक और एग्जांपल क्या ले सकते हैं, अन्य आभास संख्या भी बदल देते हैं, स्क्वायर भी बदल देते हैं। पी अलग ले लेते, क्या ले लेते इस बार 7 ले लेते, क्या ले लेते हैं 7। और कोई भी ऐसा स्क्वायर जो क्या 7 से कटता हो, क्या कर रहा है स्क्वायर होना चाहिए किसी का संख्या, यहाँ संख्या का बात नहीं कर रहा, कोई संख्या का स्क्वायर होना चाहिए, कोई संख्या का क्या होना चाहिए स्क्वायर। जैसे 49, क्यू स्क्वायर का मान अगर हम 49 ले लें, कितना ले लें 49, तो ये किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है ना, तो 49 7 से कट रहा है ना, तो क्या ये अंदर वाला 7 भी 7 से कटेगा, कटेगा। ये चेक कर लिए। और कोई चेक करना है, और सारा चेक कर सकते हैं, बहुत सारा चेक कर सकते हैं। तो ये चेक करने पर आपके है कि कितना प्रैक्टिस करते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। जितना एग्जांपल लेके इसको ट्राई करते रहेंगे, एक कोई आभास संख्या अपने मन से ले लेंगे और एक ऐसा संख्या किसी का स्क्वायर लेना, ऐसा कोई स्क्वायर संख्या लेना है कि जो उस आभास संख्या से कटना चाहिए। पहले कटने वाला लेना, ये 225 कट रहा था ना, तो ऐसा नहीं कि कटने वाला ही नहीं लेंगे, तो जब उसका स्क्वायर नहीं कटेगा तो वो संख्या कैसे कट जाएगा। तो पहले इसको कटने वाला संख्या ले लेंगे, लेकिन किसी का स्क्वायर लेंगे। जैसे 225 हम लिए थे, ये 15 का स्क्वायर था, यहाँ 625 लिए हैं 25 का स्क्वायर है, तो वैसा स्क्वायर लेंगे किसी संख्या का जो पी से क्या हो करता हो। तो उसके बाद चेक करेंगे क्या क्यू भी कट रहा है। तो ऐसा 2-3 एग्जांपल लेके हम लोग चेक करेंगे। लेकिन ये तो एग्जांपल देके हम समझा दिए कि ये प्रमेय ये करा। अब इस प्रमेय को सिद्ध करना, प्रूव करना है। इस प्रमेय को क्या करना है, प्रूव करना। माना कि Q बराबर P1, P2, P3, P4, Pn। मतलब कहाँ तक है Pn। Q को क्या मान लिए P1, P2, P3, P4, Pn के रूप में है। P1, P2, P3, Pn के रूप में है। तो यहाँ हम Q लिए हैं, Q किस रूप में लिए हैं A1, P1, P2, P3, P4 से लेके Pn तक गुणनखंड के रूप में है। जैसे क्या इसका मतलब कि Q कोई संख्या जिसको इस गुणनखंड के रूप में बांटे हैं P1, P2, P3, P4 से लेके Pn तक के रूप में है। तो वो ये P1, P2, P3, P4 ये सभी क्या आभास संख्या। किसी भी संख्या अगर आप गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं तो आभास संख्या है, उसके अंदर क्या आता है। जैसे 6 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 गुना 3। 8 को क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। 12 क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो ये सभी इसको मान लिए P1, ये P2, ये P3, ये P4, इसी प्रकार आते रहेगा। तो ये सभी P1, P2 सब क्या है, P1, P2 सब क्या है आभास संख्या। P1, P2 सब क्या है आभास संख्या, क्या है आभास संख्या। जो सभी है इसमें क्या है
अभाज्य संख्या p का स्क्वायर कर देंगे। p का क्या करेंगे? स्क्वायर p का नहीं q का स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पे दोनों तरफ क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? P1 P2 ये गुना के रूप में, ये किस रूप में है? P3 P4 डॉट डॉट कहाँ तक? Pn तक। गुना स्क्वायर कर देंगे साइड भी। स्क्वायर मतलब कितना टाइम्स लिखेंगे इसको? 2 टाइम्स लिखेंगे। स्क्वायर का मतलब ये हुआ P1 P2 P3 P4 Pn 2 बार गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P1 P2 P3 P4 Pn तक। इसका मतलब क्या है कि ये स्क्वायर मतलब 2 बार लिख दिए ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये क्या कह रहा है कि P जो है ना क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। P जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। तो एक वहाँ बात समझने के लिए यहाँ समझेंगे। P क्या कर रहा है? क्यू स्क्वायर को क्या कर रहा है? विभाजित करता है। जैसे कि अभी 625 लिए थे, 625 छोटा ही ले लेते, जैसे 225 ये किसका स्क्वायर था? 15 का स्क्वायर था। और ये इसको कौन विभाजित कर रहा था? अगर ये 3 से विभाजित, ये किससे विभाजित हो रहा था? 3 से। किससे? 3 से। तो एक बार 3 इसके गुणनखंड में आएगा कि नहीं आएगा? 3 इसके गुणनखंड में आएगा कि नहीं आएगा? कैसे आएगा? तो उसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 5 गुना 5, 3 गुना 5। अगर कोई भी संख्या अगर विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि वो उसके गुणनखंड में आएगा। कोई संख्या अगर किसी को काट रहा तो वो उसके गुणनखंड में आएगा। 2 को क्या कौन कौन विभाजित करता है? 2 का 6 को 2 काट रहा है, 6 को क्या कर रहा है? 2 काट रहा है, विभाजित कर रहा है, तो उसके गुणनखंड में आया कि नहीं आया? 3 से 6 कटा, उसके गुणनखंड में आया ना। तो वही यहाँ का अगर है कि P जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। P किसको विभाजित कर रहा है? क्यू स्क्वायर को। यानी जिसको जो संख्या विभाजित करेगा उसके वो गुणनखंड में अवश्य आएगा, उसके वो गुणनखंड में आएगा। क्यों आएगा? तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर जैसे क्या 12 है, 12 कौन विभाजित करता है? 4। 12 को 4 विभाजित कर देता है ना। तो इसका गुणनखंड तोड़ के देखते हैं। 2 गुना 2 गुना 3। तो एक बार तो 12 के गुणनखंड में 4 आएगा कि नहीं आएगा? 4 आएगा। ये दोनों गुना करने पर 4 आएगा। इसका मतलब जो संख्या जिससे विभाजित होता है उसके गुणनखंड में वो संख्या रहता है। तो यानी क्यू स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा था? P। क्यू स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा था? यहाँ लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर को P विभाजित करता है। P क्या करता है? विभाजित करता है। P क्या करता है? विभाजित करता है। तो क्या P को कौन विभाजित कर रहा है? क्यू स्क्वायर कौन विभाजित कर रहा है? P। इसका मतलब क्यू स्क्वायर के गुणनखंड में क्या होगा? P अवश्य होगा। अंकगणित अभी अब पढ़े थे हम लोग एक प्रमेय, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से इसके बाद ये पॉइंट लिखना है। इसके बाद ये पॉइंट लिखना है। अतः अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से P क्यू स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में से ही एक है। जब कोई संख्या उसके गुणनखंड में उपस्थित नहीं होगा वो उसको विभाजित कर ही नहीं सकता। 6 में अगर 2 और 3 गुणनखंड आ रहा है तो इसको 4 क्या विभाजित करेगा? क्या 4 से 6 कटेगा? नहीं कटेगा। तो अंकगणित आधारभूत प्रमेय में यही पढ़े थे। क्या एक ही रूप का होता है? एक ही रूप का मतलब क्या? इस गुणनखंड में जो भी आ रहा है इसको विभाजित करेगा, जो भी इसको गुणनखंड में आ रहा है उसको क्या करेगा? इसका उल्टा, अगर 6 किससे कट रहा है? 6 इसी एग्जांपल 6 2 से विभाजित होता है। 2 से क्या होता है? 6 2 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या है कि 2 जो है 6 के अभाज्य गुणनखंड में उपस्थित है। 2 जो है 6 के अभाज्य गुणनखंड में क्या है? उपस्थित है। तोड़ेंगे तो इसमें 2 आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब क्या है? वही कह रहा है कि हाँ क्यू स्क्वायर को P क्या कर रहा है? विभाजित करता है। इसका मतलब
P जो है Q स्क्वायर के गुणनखंड में से ही कोई एक है, उसके गुणनखंड में से ही कोई एक है। और इसका गुणनखंड हम लोग क्या लिखे हैं, Q स्क्वायर का गुणनखंड क्या लिखे हैं, P1 P2 P3 गुना सब P1 गुना P2 गुना P3 गुना P4 n तक, इसी प्रकार 2 बार। तो यही टर्म ना 2 बार है, इसी में से कहीं ना होगा, इसी में से Q स्क्वायर गुणनखंड में से कहीं होगा। तो या तो इसमें होगा तो ये इसमें होगा, तो ये दोनों तो टर्म एक ही है ना, दोनों टर्म एक ही है। तो इसी में से इसके गुणनखंड में से ही, तो P क्या है, Q स्क्वायर का आवाज गुणनखंड, तो P स्क्वायर का आवाज गुणनखंड क्या है, यही ना, दो आवाज गुणनखंड। तो ये दोनों तो सेम ही नहीं, स्क्वायर है तो ये दोनों तो सेम बात है, ये तो इसमें मौजूद होगा, इसमें दोनों बात तो एक ही है ना। अर्थात P किस में मौजूद होगा, अर्थात P1 P2 P3 Pn में ही स्थित है। कहाँ स्थित होगा P कहाँ स्थित होगा, P जो है P1 P2 P3 से Pn के बीच में, यहाँ से यहाँ तक के बीच में ही स्थित है, कहीं इसी के बीच में स्थित है। और अब Q बराबर, ये किसके बराबर था, Q को ना तोड़े थे अभी हम, फर्स्ट में लिखे थे P1 गुना P2 P3 Pn तक। यहाँ भी कह रहा है P जो इसी के बीच कहीं होगा, इसी के बीच कहीं भी होगा, तो ये इसको काटेगा कि नहीं। जैसे भी एग्जांपल देते 12, 2 गुना 3 गुना 2, तो ये तीन इसके बीच में कहीं भी स्थित है, तो ये 3 इसको विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, तो वही कह रहा है कि P जो है इसी के बीच में कहीं पर भी P होगा, कहीं पर भी P होगा, तो P से ये Q कटेगा या नहीं कटेगा, तो अतः क्या होगा, अतः P Q को भी विभाजित करेगा, Q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, यही प्रूव करना था पर मैं करेगा। क्यों, क्योंकि ये Q स्क्वायर का गुणनखंड है, Q स्क्वायर में कहीं भी P आ गया तो वो Q को विभाजित करेगा। जिस प्रकार 3 12 के गुणनखंड में बीच में कहीं भी स्थित है, तो वो 12 को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसी प्रकार P किसको विभाजित करेगा, Q को विभाजित करेगा, यही प्रमेय था प्रूफ करने के लिए। तो ये आप लोग प्रमेय समझ चुके, इस प्रमेय को एक दो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में लिख सकते हैं, ये तो इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, हम क्लियर से समझा चुके, एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा तो ये समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।